हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराए गए 20 काउंटर। आज पंजीकरण की सीमा रखी गई 1000। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार सख्त। 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया गया रद्द। पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तैयारियों में जुटी मंदिर समिति। श्री ओमकारेश्वर मंदिर रौखी मठ में पंचमुखी उत्सव मूर्ति को करवाया पंच स्नान। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही जंगलों में आग लगने की घटनाएं। बीते 24 घंटों में 12 नई घटनाएं हुई दर्ज। 30 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को पहुंचा नुकसान। और हल्द्वानी में 2 तेज रफ्तार गाड़ियों में आमने सामने की टक्कर। दोनों वाहनों में लगी भीषण आग। हादसे में एक चालक की मौत, 6 लोग घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर हैं, जहां आपको बता दें कि प्रदेश में यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा के लिए उत्सव है। ऐसे में यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार और 4 मई को खुलेंगे बद्र विशाल के द्वार। तो वहीं यातायात, पेयजल सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू है, जहां यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 20 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी। यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार हैं। और वहीं धर्मनगरी हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से ही ऑफलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर पंजीकरण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। पंजीकरण के लिए लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हरिद्वार के जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि पर्यटकों के लिए 20 काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए अलग अलग काउंटर शामिल है। आज पंजीकरण का पहला दिन है। आज पंजीकरण की सीमा 1000 रखी गई है। वहीं उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर इसमें बदलाव किया जाएगा। और चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने इस बात की जानकारी साझा की है। 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। आतंकवादियों की ओर से पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। एक साथ नहीं हो सकता टूरिज्म और आतंकवाद, सतपाल महाराज ने कहा। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरकाशी पुलिस को दी गई है 10 नई बाइक। संवेदनशील संकरे मार्गों पर पुलिस गश्त करेगी। हेली टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा हुई शुरू। आज से शुरू हुई है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबटपुर में होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। पहलगांव की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वैश्विक घटना है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो दिवंगत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हमारे जो पर्यटन केंद्र हैं, पर्यटन की जगह हैं, वहां पर निश्चित रूप में लोग जा रहे हैं और वहां पर सुरक्षा तैनात होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारी यात्रा चालू होने वाली है
उसके लिए हम लोग जो है केदारनाथ के अंदर हमारे पास जो पंजीकरण हुआ है 7,23,074 लोगों का पंजीकरण हुआ है। बद्रीनाथ के अंदर 6,41,090 का हुआ है। यमुनोत्री धाम में 3,46,967 लोगों का पंजीकरण हुआ है। गंगोत्री धाम में 3,77,770 लोगों का पंजीकरण हुआ है। हेमकुंड साहब में 28,155 और 20 मार्च तक लेकर अब तक जो है 21,27,056 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। और वहीं श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुल रहे हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से कपाट खोलने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। श्री ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में पंचमुखी उत्सव मूर्ति को पंच स्नान करवाया। इस अवसर पर श्री ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे। भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ श्री केदारनाथ भगवान की पंचमुखी उत्सव मूर्ति को रावल भीमाशंकर लिंग सहित विशिष्ट अतिथियों और बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थापलीवाल ने श्री केदार धाम के लिए प्रस्थान कराया। जगह जगह लोग फूलों से पंचमुखी डोले का स्वागत कर रहे हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि आज पंचमुखी प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी, कल गुप्तकाशी से दूसरे पड़ाव फाटा प्रस्थान, 30 अप्रैल को फाटा से श्री गौरी माता मंदिर गौरीकुंड और 1 मई बृहस्पतिवार गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम प्रस्थान होगा। शाम तक पंचमुखी डोली श्री केदारनाथ पहुंच जाएगी। शुक्रवार 2 मई को प्रातः 7 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खुलेंगे। की जो है डोली कल प्रातःकालीन 9 बजे यहाँ से मूव करेगी और कल गुप्तकाशी में स्टे करेगी और उसके बाद परसों फाटा में और फिर गौरीकुंड में और 1 मई को बाबा केदार की डोली श्री केदार धाम में पहुंच जाएगी और 2 मई को प्रातःकालीन 6 बजे बाबा केदार के कपाट विधिवत पूजा पर अर्चना के साथ खुलेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि भीड़ की संख्या काफी ज्यादा रहेगी। पिछले साल अगर मैं पूरे 4 धाम की बात करूँ तो लगभग 48 लाख आए, लेकिन इस बार जो अनुमान है लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग जो है श्रद्धालुओं को दर्शन करेंगे। और हमारी बीकेटीसी की तरफ से पूरी जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी। हमारे गेस्ट हाउस है, हमने अच्छी सर्विस कर दी, भंडारा वगैरह हम सब लोग लगा रहे हैं और प्रशासन, जिला प्रशासन और शासन का इसमें पूरा सहयोग है। सारे लोग मुस्तैदी से काम करें और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दर्शन श्रद्धालुओं को इस बार मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी बारे में दिशा निर्देश दिए गए कि क्योंकि पहला महीना क्या होता है बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो आम श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं हो पाते। इस दिशा में चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया कि वो वीआईपी और डीवीआईपी कम से कम आए ताकि आम श्रद्धालु अच्छी तरह से दर्शन कर पाए। अगले महीने हम लोग उसको फॉलो करेंगे। प्रोटोकॉल जो भी होगा शासन के द्वारा दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। इसी दर्शन से कोई वीआईपी जो जिसका प्रोटोकॉल है सुप्रीम कोर्ट के जज या कैबिनेट मिनिस्टर या भारत सरकार के उच्च अधिकारी अगर कोई आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करेंगे। तो जो मान्य है और जो भी शासन की गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। देशवासियों के हाथ जोड़ के भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो मंदिर की सैंक्टिटी है उसको बरकरार रखें। और पिछली बार शासन द्वारा भी निर्णय लिया गया था 50 मीटर के दायरे में कोई व्यक्ति रील नहीं बनाएगा। तो अभी हमारे यहाँ की मीटिंग हुई तो इस बार हम कोशिश करें 30 मीटर के दायरे में कोई व्यक्ति रील न बनाए और अन्यथा नहीं तो हमको मजबूरन होकर इसमें कुछ विधि कार्य। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी हां, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बौखला रही कांग्रेस। कहा कि हमेशा की तरह कांग्रेस यात्रा को लेकर भ्रम फैला रही है। पहले भी कांग्रेस ने यात्रा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए थे। भ्रम फैलाने के बाद भी यात्रा ने रचा था इतिहास। पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे चारधाम। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना अधिक होगी। भव्य और दिव्य होगी चारधाम यात्रा। श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सरल और सुगम। श्रद्धालुओं को यात्रा में आने को लेकर आमंत्रित किया गया है और ऐसे में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर सीएम धामी रहेंगे मौजूद। देखिए, कांग्रेस इस यात्रा को सफलता की ओर बढ़ने से बौखला रही है और हर वर्ष की भांति यात्रा प्रारंभ होने से पहले यात्रा के मध्य में इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं जिससे यात्री उत्तराखंड आने से डरे। लेकिन उत्तराखंड की जनता भी जान चुकी है
और यात्रियों को पूरा विश्वास है। जब पिछली बार भी यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया, उसके बाद भी यात्रा दुगनी हुई और मैं कह सकता हूं इस बार भी यात्रा दुगनी होगी और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। कश्मीर की घटना के बाद इस वर्ष जून जुलाई की या मई जून जुलाई की यात्रा उत्तराखंड में और बढ़ने की संभावना बढ़ी है। हम देवभूमि के सभी जो यात्री हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं, वो यात्रा करने आए। माननीय मुख्यमंत्री की 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री कपाट खोल रहे उसमें रहेंगे और 2 तारीख के जाने की भव्य यात्रा के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री जी का वहां रहना होगा। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, जहां वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। कल जयपुर में विवाह समारोह में शामिल होंगे। मंगलवार की देर बाद सीएम धामी पहुंचेंगे देहरादून। तो ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। और उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर के जंगलों में आग लगने की 12 नई घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में 6 घटनाएं शामिल हैं। आग की इन घटनाओं से 30 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। वहीं वन संरक्षक, वनाग्नि नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के अपर प्रमुख निशांत वर्मा ने बताया कि राज्य में बीते 2 दिनों में जंगल में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। वन विभाग की टीम जंगल की आग को नियंत्रण के लिए अभियान में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि वन पंचायत और आरक्षित जंगल में आग लगने से करीब बराबर का नुकसान हुआ है। वन पंचायत के जंगल में अब तक 68.5 हेक्टेयर में आग से नुकसान हुआ है, तो वहीं आरक्षित वनों में 67.62 क्षेत्रफल में जैव विविधता प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन से लेकर 18 अप्रैल तक राज्य में वनाग्नि की 70 घटनाएं हुई थीं, जिसकी संख्या 27 अप्रैल तक 112 पहुंच गई है। और वही हल्द्वानी के चोर गलिया सितारगंज मार्ग पर 2 तेज रफ्तार गाड़ी आमने सामने भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में देखते ही देखते भीषण आग लग गई। हादसे में एक वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों गाड़ियों में सवार 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर प्रशासन हरकत में आया। हल्द्वानी एसडीएम राहुल शाह और तहसीलदार मनीषा बिस्ट सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। अधिकारियों ने डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ियों में आग लग गई। फायर यूनिट की टीम ने दोनों वाहनों को लगी आग पर काबू पाया। वहीं घायल 6 लोगों का उपचार एसटीएफ में चल रहा है और सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। और वही चारधाम यात्रा की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक की है। जिले के डीएम के साथ सीएम धामी ने बैठक की है। सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और ऐसे में राज्य के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद रखे व्यवस्था। डीएम अपने अपने जनपदों में करें नियमित निगरानी। फेक न्यूज चलाने वालों पर की जाए तत्काल कार्रवाई। सही जानकारी नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों से की जाए साझा। राज्य में किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों पर भी की जाए कार्रवाई। ठेली, फड़ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का भी किया जाए सत्यापन। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली के कनेक्शन और अन्य दस्तावेज अपात्र लोगों को देने वालों पर भी की जाए सख्त कार्रवाई। वनाग्नि की घटना में संलिप्त पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। नियमित फॉगिंग के साथ ही डेंगू से बचाव के लिए भी चलाया जाए जागरूकता अभियान। अस्पतालों में बिजली की रोस्टिंग न करें और ग्रीष्मकालीन में बिजली और पानी की सुचारू आपूर्ति रखने के भी निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में प्रदेश में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आगामी कैंची धाम वार्षिक उत्सव के दृष्टिगत सड़कों की बेहतर स्थिति के साथ पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी डीएम समय समय पर विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें और जन समस्याओं का तेजी से समाधान हो। बहुउद्देशीय शिविरों,
तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकें की जाए नियमित, स्मार्ट मीटर की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। इसके साथ ही बिजली बिल की शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान ले। जहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ भी डीएम रखें नियमित संवाद। और ऐसे में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए सभी जनपदों को टारगेट देकर लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा के लिए घोड़ा खच्चर के स्थानीय संचालकों को प्राथमिकता दी जाए। सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर दे विशेष ध्यान। ओवर रेटिंग की रोकथाम सुनिश्चित करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए चारधाम यात्रा की तैयारी अब अपने अंतिम चरण पर है और देखिए कल से जो है 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां होंगी? देखिए मुख्यमंत्री ने भी वर्चुअली बैठक की है। हाँ बिल्कुल कहें, अब कुछ आज 28 तारीख है और 20 तारीख को है, 30 तारीख को है तो अक्षय तृतीया का दिन होगा, जिस दिन चारों धाम की यात्रा की शुरुआत होगी। गंगोत्री यमुनोत्री 2 धामों के 30 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। 2 तारीख को बाबा केदार और 4 तारीख को भगवान बद्री विशाल कपाट खुलेंगे। तो इसको लेकर अब अंतिम चरणों में तैयारियां हो चल रही हैं और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चाहे राज्यसभा सांसद या प्रदेश महेंद्र भट्ट हो, लगातार तैयारी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री लगातार सुबह भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज ऋषिकेश आए थे, वहां भी उन्हें यात्रा की जानकारी ली। 2 दिन पहले भी जानकारी। तो लगातार किस तरह से यात्रा बेहतर हो, लोगों को सुगम यात्रा उपलब्ध हो, श्रद्धालुओं की संख्या को कैसे बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा तीर्थ श्रद्धालु यहाँ पर आमंत्रित किए जा सके और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो, इसको लेकर यहाँ पर पूरे जोरों शोरों से जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में चल रही हैं। और लगातार चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, चाहे वो जल की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी किसी तरह की व्यवस्था हो। मंदिर में मैं देख रहा हूँ, मंदिरों में भी एक तरह से जो कपाट खुलने वाले हैं, सजावटों का, सारी व्यवस्थाओं का काम भी धामों में शुरू हो चुका है। तो कुल मिला के कहें अंतिम चरणों में है। परसों अक्षय तृतीया के दिन अगर हम कहें बुधवार को गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुल जाएंगे, जिसको लेकर यात्रा शुरू हो जाएगी। और कुल मिला के कहें तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से अलग मोड पर लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए हमने देखा जिस तरह से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसके बाद से कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनके मन में एक डर है, एक खौफ है। ऐसे में उनके खौफ को, उनके डर को दूर करने के लिए क्या उन्हें कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है या फिर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं सुरक्षा के, जिससे कि श्रद्धालुओं के अंदर से वो खौफ और वो डर हट सके? हाँ सपना, एक चीज तो मैं कहूँ आपको, जम्मू कश्मीर और हमारा उत्तराखंड अगर हम सुरक्षा की दृष्टि देखें तो जमीन से आसमान का एक अंतर है। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है बड़ा शांत है, इस प्रकार की कभी घटना हुई नहीं है, बड़ा शांत इलाका है। और लोग इसी शांति के चक्कर में कि यहाँ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता, लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। ये तो चारों धाम यात्रा है। वैसे भी लोग टूरिस्ट स्टेशन के नाम पर भी लगातार यहाँ पर हम कहूँ वीकली जितने भी होते हैं यहाँ पर टोटल फुल रहता है। और अधिक से अधिक संख्या में तीर्थ यात्री हों या श्रद्धालु हों या पर्यटक हों, वो यहाँ पर पहुंचते हैं कि यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल वो बड़ा शांतिपूर्ण है। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ तो पिछले जब से भारत आजाद हुआ है तब से वहाँ स्थिति बनी हुई है। और पहलगाम जो काफी शांत जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा था, वहां पर भी लगातार टूरिस्ट पर्यटक लगातार बढ़ते जा रहे थे और लोगों का रोजगार बढ़ रहा था। वो इस 22 तारीख को जो हुई घटना से कहीं ना कहीं फिर दोबारा से वहां ब्रेक लेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो पर्यटक वहां जाता था अब इससे ब्रेक जो लगी है, वो पर्यटक भी हमारे उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें, यहाँ इसमें इसकी आवक बढ़ेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कई लोगों के टूर प्लान जो JNK के थे, जम्मू कश्मीर के थे, अब वो सारे टूर प्लान उन्होंने स्थगित कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट होंगे, चाहे हमारा उत्तराखंड हो चाहे कहीं हो। तो मैं देख रहा हूँ कि ये घटना जरूर हुई है। सुरक्षा की व्यवस्था सब चीजें की रही है, पर सुरक्षा की दृष्टि से जमीन आसमान का फर्क होता है। कोई ऐसा घर के गड्ढे नहीं यहाँ पर होता। मुझे लगता है उस घटना के होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या और अधिक इस उत्तराखंड में बढ़ने वाली है।
बिल्कुल, देखिए अभी आज खबर आई कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो भी चारधाम यात्रा के लिए अपील भी की और कहीं ना कहीं वो भी आना चाह रहे हैं। तो देखिए उनको तो रोक लगा दिया गया है कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो कोई भी हो, वो चारधाम यात्रा में नहीं आएगा। ऐसे में क्या देखिए, क्योंकि सनातनी पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, तो क्या और लोगों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है या फिर उन्हें कुछ विशेष छूट दी गई है अन्य देशों के लिए? हाँ सपना, अगर हम कहें जब ये 22 तारीख की घटना हुई है पहलगाम वाली, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा तनाव बढ़ गया है और एक दूसरे के बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार बैठकें जारी हैं। लगातार अब तो देख रहे हैं टीवी चैनलों में तो 24 घंटे यही चल रहा है और जैसे लग रहा है कि हमारी कितनी बड़ी लड़ाई होने वाली है। ये तो अब देखना होगा क्या होगा, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, पर ऐसी स्थिति अभी नहीं लगती है। पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसी जो एक दूसरे में, चाहे भारत हो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान ने भारतीयों के अपने वीजे बंद कर दिए, वहां जितने भी लोग थे उनको कह दिया कि आप देश छोड़ो, हिंदुस्तान चलाओ। ऐसे हिंदुस्तान वालों ने जो पाकिस्तान के लोग थे उनको तत्काल आज अंतिम तारीख दी थी कि आप इंडिया छोड़ दें, जिसकी 3 दिन पहले ही घटना हो चुकी थी। तो जब इतना बड़ा तनाव बढ़ गया और एक दूसरे ने दोनों नागरिकों को कह दिया आप अपने देशों में वापिस जाओ, उसी का पालन करते हुए यहाँ पर ये चीज स्पष्ट कह दिया गया है। वो हम हेमकुंड गुरुद्वारे में भी, हम जो हेमकुंड की यात्रा शुरू होती है वहां पर भी पाकिस्तान से जो सिख लोग हैं वो यहाँ पर आते थे, पठान लोग। लेकिन अब जो इतना तनाव बढ़ गया और एक दूसरे ने नागरिक ब्रेक लगा दिया है, तो इसी कारण ये है कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो यहाँ नहीं आ पाएंगे जब तक दोबारा से दोनों देशों में से सामान्य नहीं हो जाती और कई चीजें जो रुकावटें हैं वो खत्म नहीं होती। तो अभी ऐसा नहीं दिखता कि जल्दी से चीजें होंगी। फिलहाल हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जो लोग तो वापिस आ गए और ऐसे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में नहीं आएंगे। जो लोग थे वो भी वापिस चले गए। अगर अंतिम तारीख थी, इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया। बिल्कुल, देखिए किसी भी बड़े आयोजन का अगर जिक्र करें तो सोशल मीडिया एक अहम रोल प्ले करता है। ऐसे में देखिए कई तरह के फेक न्यूज भी सोशल मीडिया के जरिए फैला जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने सख्त यह आदेश दिया है कि इस तरह के फेक न्यूज जो भी फैलाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कुछ इसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है और क्या कुछ तत्काल कार्रवाई की जाएगी? हाँ सपना, इस चीज को हम देखते रहते हैं। आप भी कई चीज देखते होंगे सोशल मीडिया में, कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो पूरी तरह से उसकी पुष्टि नहीं होती और बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखाई जाती हैं। जो पुरानी चीज तस्वीरें भी होती हैं वो भी डाल दी जाती है, जैसे लगता है वहां की घटना है। तो अब ये हम देखते हैं यात्रा में कई बार इस तरह की चीजें हुई, रोड्स खुला हुआ डाल दिया जी, नहीं जी रोड्स बंद हो गई है, वहां इतना पानी आ गया, ये आ गया। जो पुरानी चीज तस्वीरें होती है वो डाल देती है। तो इस चीज से कोई यात्रा में रुकावट ना हो, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। अगर ऐसी कोई चीजें इसमें सोशल मीडिया कोई डालेगा तो उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है लोगों को। और ऐसी चीजें आती हैं तो देखा जाए किसने ये ऐसा गलत काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि लोग 24 घंटे मोबाइल में आप रहते हैं। अगर आप मोबाइल में या सोशल मीडिया में कोई चीज डालेंगे तो एकदम कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई देता है। तो इस चीज को भ्रामक ऐसा प्रचार ना हो, इसको रोकने के लिए एक निर्णय लिया गया। अगर ऐसी कोई चीज डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार श्रद्धालुओं को कई तरह की दिक्कतें होती है। तो ऐसे में क्या कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर कोई सूचना केंद्र स्थापित किया गया हो जिससे श्रद्धालु तुरंत संपर्क कर सकें? सपना बिल्कुल किए गए हैं। जितने जिलाधिकारी हैं, जितने और जिले के लोग हैं, जिला प्रशासन है, उन्होंने अपने अपने जिले के लिए अलग नंबर जारी किया है। पुलिस ने भी अलग अलग नंबर जारी किया है। पर्यटन विभाग ने अलग नंबर जारी किया है। तो लगातार आप जहां जाएंगे सूचना केंद्र बनाए गए हैं। सब अलग अलग तरीके से बताया गया है। चाहे सोशल मीडिया में भी जानकारी दी जा रही है और जगह जगह अन्य माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ये सारी चीजें की गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को जरूरत ना पड़े। पर अब सबसे बड़ी चीज है कि मोबाइल एक ऐसा एक साधन है कि जो 24 घंटे आदमी के पास में रहता है और उसमें अधिकतर जानकारियां मिलती रहती है और माध्यम से आप लोगों को बता भी सकते हैं लगातार। पर वो चीज सही होनी चाहिए, अपुष्ट नहीं होनी चाहिए। वो चीजें सही होनी चाहिए कि उसका कोई भ्रामक चीजें ना जाए, कोई उससे नुकसान ना हो। तो ये सब जानकारियां मिलती रहती हैं। सारी व्यवस्थाएं, सभी सूचना केंद्र हर प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के बनाए गए हैं। देखिए आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है और ऐसे में आज का टारगेट है वो 1000 रखा गया है। ऐसे में अगर हम ओवरऑल की बात कर ले, ओवरऑल की, तो कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की अनुमान जताए जा रहे हैं?
हाँ, कहें तो अभी तक 20 लाख से अधिक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है जो बताया जा रहा है। और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, अगर आपने 25 तारीख को जाना तो उसका रजिस्ट्रेशन 22 या 23 तारीख से शुरू हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि 25 तारीख एक हफ्ते पहले होगा, 2 या 3 दिन का समय रखा गया ऑफलाइन में। जब 20 तारीख से जाना तो उससे 2-3 दिन पहले आप यहाँ पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो किसी भी कर सकता, ऑफलाइन में 2 से 3 दिन का समय रखा गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, उनको यही बताया जा रहा है कि जिनको ऑफलाइन पंजीकरण कराना है, यात्रा से 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ पर आके आप करा सकते हैं। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं और जैसे जैसे कहीं कमियां नजर आएंगी उसको दुरुस्त करने के भी अलग अलग विभाग के अधिकारियों को और उनको जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।